को कहा है, तो तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? तब आपका आंसर होगा भैया क्या? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसको? डीपीएसपी को कहा है। तीसरी बात, इसको सच्चा कूड़ादान, यानी ये किसी काम के नहीं है, बस ऐसे ही इनको शामिल कर लिया गया। भविष्य में तो ये काम के हो जाएंगे, लेकिन अभी काम के नहीं है। टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी क्या बोल दिया उसको? सच्चा कूड़ादान, यानी कि एक ट्रू डस्टबिन इन्होंने कहा है इसको। ट्रू डस्टबिन, एक ट्रेश कैन, ट्रेश कैन भी आप लिख सकते हैं। ट्रू डस्टबिन और ट्रेश कैन इन्होंने कहा। देखो कूड़ेदान से मतलब समझिए, आप सबके घर कूड़ा निकलता होगा, क्या वो कूड़ा किसी काम का है? हाँ या ना? बोलो ये भी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। आप सबके घर कूड़ादान निकलता होगा, वो किसी काम का होता है? हाँ या ना? सोच समझ के जवाब दिया करो, ऐसे नहीं कुछ लोगों ने यस लिख दिया, कुछ ने लिख दिया नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे भैया जब हम घर से फेंक रहे तो हमारे अभी काम का तो नहीं है, लेकिन कूड़ा कहाँ पर पहुंचेगा लास्ट में? तो कुछ तो चीजें काम की होती होंगी। कूड़ा घर का मतलब क्या हो गया? लास्ट में कूड़ा घर में जाएंगे, उसको रिसाइकल किया जाएगा। जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, जो चीज़ें रिसाइकलेबल है उनको रिसाइकिल कर लिया जाएगा, फिर से चीज़ें उससे बना दी जाएंगी। कूड़े से कितनी चीज़ें आजकल बन रही है। तो आप कहोगे एट द लास्ट तो वो काम का हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब अपने घर का कूड़ा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसको शुरुआती दौर पर वो स्टेटमेंट दिया है कि वह एक कूड़ादान है। ठीक है, भविष्य में चाहे कहीं भी प्रयोग हो या ना हो, या भविष्य में क्या होगा, अभी वह कूड़ादान है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आता है, अगला नोट करेंगे। एक स्टेटमेंट है, संविधान, सॉरी इसको प्लस ही करना पड़ेगा। ओके, नोट करें। क्या बोलेंगे? एक तो सच्चा कूड़ादान हमने बता दिया। क्या बोलेंगे? ऐसा चेक जिसका भुगतान, ऐसा चेक जिसका भुगतान, भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे। बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट जो दिया वो किसने दिया है? केटी साहा ने दिया है। केटी साहा ने। अच्छा, इस बात से क्या मतलब है ये समझे। जैसे कि आप चेक तो जानते होगे ना, जो चेक बुक होती है हमारे पास में, जैसे मान के चलो आपके खाते में 50,000 रुपए हैं, तो आप किसी को वो चेक दे सकते हैं? हाँ या ना? किसी को आपने बोल दिया कि भाई 50,000 रुपए हैं, तो बैंक उन्हीं 50,000 रुपए को जिसके नाम पर आपने चेक काट के दिया है, या उस चेक को आपने ड्रॉ किया है जिसके भी नाम पर, तो उसको बैंक देगा या नहीं देगा? 50,000, आप मालिक हैं उस चीज़ के। तो आप कहेंगे बिल्कुल भी, अब बैंक जो है यही करता है कि चेक में जो हमने अमाउंट भर दिया है, अगर हमारे अकाउंट में वो पैसा, अब आपके अकाउंट में 50,000 और आपने 60,000 का चेक काट दिया, तो क्या बोलेगा बैंक? उसको बाउंस कर देगा। लेकिन देखो यहां पर क्या कहा गया है, ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे। मतलब आपके पास बेशक से 50,000 रुपए आपके अकाउंट में, लेकिन बैंक 40,000 देगा, तो अपनी सुविधा से चल रहा है। अपनी सुविधा से मतलब अपनी कन्वीनियंस से काम कर रहा है बैंक। तो उन्होंने कहा डीपीएसपी भी ऐसे ही हैं, डीपीएसपी भी ऐसी हैं। यानी कि डीपीएसपी से मतलब है कि भाई राज्य को दे तो दिए ये अधिकार कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे, लेकिन राज्य करे या ना करे वो राज्य की अपनी मर्जी रहेगी। बात समझ में आई? यानी राज्य इसको अपनी सुविधा से, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है आपका, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44, क्या वो सभी राज्यों में लागू है? तो आप कहेंगे सभी राज्यों में लागू नहीं है। अच्छा, किस राज्य में लागू है? तो आप कहेंगे भैया वो लागू है आपका गोवा में, लागू है, गोवा में लागू हुआ था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? तो यानी गोवा ने तो प्रयोग कर लिया उसको अपनी सुविधा के अनुसार। तो क्या समझेंगे? एक ऐसा चेक जिसको बैंक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करे, बैंक अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करे। ए चेक, चेक के हिसाब से देगा। ओके, समझ में आई बात? अगली बात करते हैं, संविधान के जीवनदायी प्रावधान किसने कहा है इनको? संविधान के जीवनदायी प्रावधान,
जीवन देने वाले प्रावधान। किसने कहा है? एल.एम. सिंघवी साहब ने कहा है। एल.एम. सिंघवी। क्या हो गया यहां से? संविधान के जीवनदायी प्रावधान यानी लाइफ गिविंग प्रोविजंस, लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर राज्य डीपीएसपी का पालन कर ले तो डीपीएसपी व्यक्ति के लिए क्या हो जाएंगे? वो उनके लिए लाइफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जीवन देने वाले अवसर हैं, अगर सही तरीके से इनको राज्य लागू करे तो। क्या बोलेंगे? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, इसको किसने कहा है? ये कहा है केसी वियर ने। किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है। मैनिफेस्टो ऑफ क्या बोलेंगे यहां पर? गोल्स, लक्ष्य अर्थात गोल्स एंड एस्पायरेशंस। इसका भी मतलब समझेंगे। मुझे एक बात बताओ कि आपका कुछ लक्ष्य होगा, तो लक्ष्य किसके लिए होता है? लक्ष्य आपका भविष्य के लिए होता है या आपका भूतकाल के लिए होता है, यानी कि फ्यूचर के लिए होता है, या पास्ट के लिए होता है? जरा बताएं। जो लक्ष्य होता है, हम कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित कर रहे हैं, हमारी संविधान सभा ने कोई भी लक्ष्य, दोस्त अतिरिक्त बात नहीं करेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से, ठीक है? प्लीज अतिरिक्त बातें ना करें। सर आपने यूट्यूब से परिणाम बैच हटा दिया है, आपकी हकीकत पता चल गई है। बहुत तो मैंने आपसे कहा जो आपके लक्ष्य होते हैं वो भविष्य के लिए होते हैं, आपने कहा भैया फ्यूचर के लिए होते हैं। तो हमारी जो संविधान सभा है उसके जो टारगेट्स थे कि वो भविष्य में क्या चाह रही है, वही डीपीएसपी है। भाई आप सबकी एक आकांक्षा होगी ना कि कल आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, आप एक अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, तो ये आपके कुछ सपने होंगे। तो आपके कुछ सपने यानी कि वो आपकी आकांक्षाएं हैं। अब ये जरूरी है क्या कि आपकी जो आकांक्षा है वो पूरी हो? क्या ये जरूरी है कि आकांक्षाएं पूरी हों, हाँ या ना? आप कहेंगे भैया बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम आकांक्षा रख सकते हैं, ऐसी हमारी संविधान सभा ने आकांक्षाएं रखी डीपीएसपी को लेकर के। तो वो लक्ष्य और आकांक्षा हैं जो शायद पूरे हों भी या नहीं हो सकता, लक्ष्य पूरा हो सकता है जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सकते, इसकी भी संभावना है। तो ये दे दिया गया किसको? स्टेट को, राज्य को दे दिया गया। बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात है। मैंने बताया बी.एन. राव साहब थे, इनका क्या मत था? इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी दो कैटेगरी बना दो। एक तो कैटेगरी 1 अभी के लिए, जो अभी लागू कर दिए गए, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो किस में है? भाग 3 में है, जो हम भाग 3 में पढ़ भी चुके। और दूसरा इन्होंने कहा कि एक कैटेगरी 2 बना दो, एक दूसरी कैटेगरी बना दो। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझे। कैटेगरी 2 में ये तो क्या हो गया? ये तो लागू है, ये तो इम्प्लीमेंटेड है। इनको बोल दिया गया कि ये रख लेते हैं फॉर फ्यूचर कि जैसे ही हमारे देश के पास में आपका रिसोर्स हो जाएंगे। जैसे मुझे बताओ आज के टाइम पे एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, सबको तो नहीं लेकिन अधिकांश को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आप कहेंगे हाँ भैया मिलती है। बेरोजगारी भत्ता भी कई जगह दिया जाता है, आप कहेंगे हाँ दिया जाता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, बल्कि हमारे देश के बारे में तो लोगों का ये मत था, अंतर्राष्ट्रीय मत ये था कि ये देश सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। ये तो कमाल रहा कि हमको नेहरू जी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो विजनरी थे, जबरदस्त प्रधानमंत्री थे, उनकी योजनाओं की वजह से कहते हैं कि देश एक नए पटल पे खड़ा हुआ। तो इनको बोला गया कि भाई ये भविष्य में हो जाएंगे, जब रिसोर्सेज होंगे तब हो जाएंगे। ओके, बात क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ तक की बात में किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई, किसी को कोई परेशानी? अब आपने देखा होगा कि जो डीपीएसपी हैं उसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 36 से 51। तो उसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उन अनुच्छेदों को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन आपको याद रख लेना, उनको वर्गीकृत करने के लिए कितनी प्रकार हैं, कितनी तरह से बांटा जाता है?
और उनको राजनीतिक विश्लेषकों ने बांटा है, राजनीतिक विशेषज्ञों ने बांटा है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को लेकर के या डीपीएसपी को कहीं भी कैटेगराइज नहीं किया गया है। बोले क्या हमारे डीपीएसपी को संविधान में वर्गीकृत किया गया है, हाँ या ना? तो पहले तो ये समझ रखनी है ना। आप बोलेंगे तो ये मतलब राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार एक सामान्य विचारधारा है। इसमें क्या बोला जाता है, लिखना, डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है, या 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये बात याद रखेंगे, है ना? ठीक है, याद रख लेना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको लिख ही लो तुम किनारे पे। कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट कंटेन any type of classification, any type of classification, यानी कि संविधान में किसी प्रकार का, लिखें हिंदी में, संविधान में किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है। ओके, क्या बोलेंगे, लिखना है इसको। डीपीएसपी को 3 तरह से वर्गीकृत, यानी कि कैन बी कैटेगराइज इन 3 वेज और 3 टाइप्स, कुछ भी लिख लीजिए। तो क्या बोलेंगे, वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तो बोलते हैं, पहला होता है आर्थिक एवं सामाजिक सिद्धांत, यानी कि वो हमारे आर्टिकल्स जिनमें आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों की बात की गई है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत 2-3 लाइन छोड़ करके लिखना, यानी इनको हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक एंड, 2 लाइन छोड़ देना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। दूसरी बात की गई है यहां पर गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स। एंड थर्ड वन इज उदारवादी, इनको उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत भी कहते हैं। उदारवादी सिद्धांत, तो कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, उदारवादी और बौद्धिक लिख लीजिए, यानी कि लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल लिख लीजिए, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, या लिख लीजिए लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लिख सकते हैं जी ऐसा कुछ भी? क्योंकि संविधान में इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। लिबरल प्रिंसिपल्स। अब कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो हमको समझना है। देखो नाम आ रहा होगा आपका, यानी कि आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत से मतलब ही क्या है कि जो समाज को ध्यान में रखते हुए, समाज को केंद्र में रखते हुए डीपीएसपी हैं। जैसे आर्टिकल 38 हो गया, इसमें लिख लो एक बार पहले तब समझाते हैं। 38, 39 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, और 43A है इसमें, 43A। गांधीवादी सिद्धांत, ऐसे ऐसे डीपीएसपी जिनमें गांधी जी की विचारधारा झलकती हो। गांधी जी की विचारधारा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारा ग्राम पंचायत। तो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में बहस थी, इस बात को लेकर के आप सबको पता होना चाहिए कि गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत हो, यानी कि गाँव में आपका प्रधान हो जो गाँव के विकास के लिए काम करे, और गांव में एक समिति हो आपका जो इस बात के लिए काम करे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे नहीं, वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, और जो पैसा जो होता है वो जब तक गाँव में पहुंचता है, जैसे कहा जाता है कि 100 रुपये अगर केंद्र सरकार से चलते हैं तो गाँवों तक वो 1 रुपया बचता है। ठीक है, तो उसमें तो मोरलिटी फिर लोगों की ख़त्म हो गई, तो लोगों का भ्रष्टाचार है उसका कारण। ठीक है, तो गांधी जी कहते थे कि ठीक है, कम से कम 1 रुपया तो पहुंचता है, और अगर हम ग्राम पंचायत ही नहीं रखेंगे तो गांव उससे भी वंचित हो जाएंगे।
तो जैसे गांवों को लेकर के गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि भारत